ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपसे आगे बात करने जा रहा हूं फर्दर। नेक्स्ट टू इट इज, आपसे बात हो रही थी हीमोग्लोबिन के बारे में। मैंने इस पे बात खत्म की थी कि माउंट एवरेस्ट या हाई एल्टीट्यूड पे, माउंट एवरेस्ट या हाई एल्टीट्यूड पे होता क्या है? हाई एल्टीट्यूड पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, यानी ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो जाता है। जब ऑक्सीजन का प्रेशर हाई एल्टीट्यूड पे कम हो जाता है तो अब हीमोग्लोबिन सी लेवल पे 4 ऑक्सीजन के साथ जो पहले जुड़ता था तो अब 3 के साथ जुड़ेगा, या सिर्फ और सिर्फ जो है वो 2 के साथ जुड़ेगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 3 के साथ जुड़ेगा या फिर 2 के साथ जुड़ेगा। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि ऐसे इंसान के जिस्म में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। जब ऐसे इंसान के जिस्म में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो ऑक्सीजन कम होने की वजह से क्या होगा? बॉडी के अंदर हार्मोन्स वगैरह रोल प्ले करेंगे। ठीक है, हार्मोन्स वगैरह रोल प्ले करेंगे और वो क्या करेंगे? वो रेड ब्लड सेल जो है उसकी प्रोडक्शन बढ़ा देंगे। ठीक है, वो रेड ब्लड सेल जो है उसकी प्रोडक्शन जो है वो बढ़ा देंगे। जब रेड ब्लड सेल जो है उनकी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी तो रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से क्या होगा? ये फौरन नहीं होता, कम से कम 2-3 महीने रेड ब्लड सेल्स की तादाद बढ़ने में लगेंगे। अब ये होगा, ज्यादा रेड ब्लड सेल्स होंगे तो अब उसमें हीमोग्लोबिन भी मौजूद होगा, तो वो क्या होगा? वो ज्यादा ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे। तो इस तरह से ये होता है कि उनको जो डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग वाला जो मसला होता है वो उनका जो है वो वहां पे रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छा, यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात आपको बताऊं, इंटरेस्ट के लिए अगली बात बता रहा हूँ ताकि एक स्टेप आगे बढ़ के बताया जाए तो ज्यादा चीजें याद आती हैं। जो मैराथन रनर्स जो होते हैं, मैराथन रनर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो इस चीज का फायदा उठाते हैं। वो क्या करते हैं? अपनी प्रैक्टिस जो है किसी हिल स्टेशन पे जाके करते हैं। उससे क्या होगा? उससे ये होगा, अगर उनकी कोई रेस वगैरह आ रही होती है तो वो क्या करते हैं? किसी हिल स्टेशन पे जाते हैं और हिल स्टेशन पे जाकर जो है वो अपनी प्रैक्टिस करें। इससे क्या होगा कि उनके जिस्म में हीमोग्लोबिन के साथ 4 के बजाय कम ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जुड़ेंगे, 2 जुड़ेंगे, 3 जुड़ेंगे, या बहुत हाइट है तो 1 जुड़ेगा। उससे क्या होगा? नेचुरली उसमें हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने वो वहां जाके अपनी प्रैक्टिस करते हैं। अब इससे होता क्या है कि उनके जिस्म में हीमोग्लोबिन की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाती है। जब उनके जिस्म में हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है तो हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से क्या होता है कि, और फिर जब उनका रेस का मौका आता है तो वो क्या होता है? वो जमीन पे आ जाते हैं। जमीन से मुराद ये है कि वो सी लेवल पे आ जाते हैं। दे देन कम एट सी लेवल। जब वो सी लेवल पर आ जाते हैं
तो सी लेवल पे आने पे क्या होता है, जब वो सी लेवल पे आ जाते हैं तो अब क्या होगा, अब सी लेवल पर उनके रेड ब्लड सेल जिस्म में नेचुरली बढ़े हुए थे। अब सी लेवल पे एक हीमोग्लोबिन जो है वो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से कंबाइन होगा। ठीक है, सी लेवल पे एक हीमोग्लोबिन जो है वो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जो है उससे कंबाइन होगा। तो इससे क्या होगा आपके पास, इससे होगा ये कि एक हीमोग्लोबिन जब 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से कंबाइन होगा तो इस सूरत में होगा क्या, सूरत में होगा ये कि अब जब वो जल्दी थकेंगे नहीं। आपको पता है कि अगर एनारोबिक रिस्पिरेशन होती है, ठीक है, जब एनारोबिक रिस्पिरेशन होती है तो एन एरोबिक रिस्पिरेशन के रिजल्ट में क्या होता है, एन एरोबिक रिस्पिरेशन के रिजल्ट में एन एरोबिक रिस्पिरेशन की वजह से बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी होती है तो उससे लैक्टिक एसिड बनता है। जब लैक्टिक एसिड बनता है तो उससे क्या होता है, इससे जो है वो थकावट आ जाती है, टायर्डनेस आ जाती है। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग टायर्डनेस। इसकी वजह से इनमें आपको थकावट मिलेगी। ठीक है, चलिए, तो इस वजह से आपके पास अब होगा क्या, अब ये रेस में ज्यादा देर तक भाग सकते हैं क्योंकि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी जिस्म में अच्छी है, ज्यादा हीमोग्लोबिन है, 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ वो जोड़ा है। इनकी रेस कहाँ होती है, इनकी रेस होती है सी लेवल। अब क्या होगा, ये देर से थकेंगे, रेस जीत जाएंगे। और अक्सर जो आप सुनते रहते हैं कि वो डोप टेस्ट पॉजिटिव आ गया फला खिलाड़ी का और उसको मैच से आउट कर दिया, ठीक है, उसको कहा जाता है कि फिर उसको मैच से आउट कर दिया। तो इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि जो जब नेचुरली हीमोग्लोबिन की उनकी बॉडी में कंसंट्रेशन बढ़ी है, ठीक है, नेचुरल फिनोमिना की वजह से उनकी बॉडी में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ी है, तो अब इससे होगा क्या, अब इससे होगा ये कि वो कोई उन पे एतराज नहीं कर सकता। वरना बहुत सारे लोग जो है बजाय कि वो ऊपर जाके ट्रेनिंग करें हिल स्टेशन पे, वो कुछ इंजेक्शन वगैरह लगवाते हैं, इससे हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन बढ़ती है और जब उनका टेस्ट किया जाता है तो वो पॉजिटिव आ जाता है, डोप टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। ठीक है, तो ये बातें आपको हीमोग्लोबिन के हवाले से याद रखनी थी। दूसरी चीज यहीं पर आपको बता दूं कि एक प्रोटीन है मायोग्लोबिन जो किधर मौजूद होता है, मायो का मतलब मसल्स, जो कि दरअसल मसल्स में मौजूद होता है। और ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन से कंबाइन होता है और बहुत ही ज्यादा टाइटली बाइंड होता है। ठीक है, ये ऑक्सीजन से कंबाइन होता है और बहुत ही ज्यादा टाइटली कंबाइन होता है। और जिस तरह हीमोग्लोबिन हाई प्रेशर पे जुड़ जाएगा और लो प्रेशर पे डिस्चार्ज हो जाएगा, तो इसके साथ ये वाली बात नहीं है। मसल जो है वो रेड इसलिए नजर आते हैं, ठीक है, मसल इसीलिए रेड नजर आते हैं तो आपके पास जब मसल जो है वो मायोग्लोबिन उस पर मौजूद ऑक्सीजन से जोड़ता है तो आपको मसल जो है वो रेड अपीयरेंस देते हैं। और उसमें हाई और लो प्रेशर वाली बात भी नहीं। ठीक है, कर लें, नोट कर लें इसको।
चलिए इसके बाद आइए फर्दर। अच्छा, अब जरा गौर से सुनिएगा मेरी बातें आगे। मैंने अभी आपको पीछे एक बात बताई है कि ग्लूकोज अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस में टूटेगा तो वो क्या बनाएगा? वो बनाएगा लैक्टिक एसिड। अब ये जो लैक्टिक एसिड है ये एक अदद पेनफुल कंपाउंड है, ठीक है। ये एक अदद पेनफुल कंपाउंड है जिसकी वजह से क्या होता है, थकन महसूस होती है, ठीक है। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग टायर्डनेस। अब आप जरा यहां पे गौर कर लें कि बर्ड्स जो है उनमें क्या होता है, उनमें होता है यूनी डायरेक्शनल फ्लो। जब उनमें यूनी डायरेक्शनल फ्लो होता है तो क्या होता है, 16% जो है वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। उनमें क्या होता है, 16% ऑक्सीजन जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है। किसके अंदर? बर्ड्स के अंदर। किस वजह से? यूनी डायरेक्शनल फ्लो की वजह से, ठीक है। यूनी डायरेक्शनल फ्लो की वजह से 16% ऑक्सीजन जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है। इसलिए बर्ड जो वो थकते नहीं है और उनके अंदर जो ब्रीदिंग होती है उसको हम नाम देते हैं कंप्लीट वेंटिलेशन। वेंटिलेशन या ब्रीदिंग ये दोनों बातें एक ही, ठीक है। वेंटिलेशन या ब्रीदिंग जो है ये दोनों बातें आपके पास एक ही, ठीक है। इसीलिए बर्ड्स के अंदर होती है कंप्लीट वेंटिलेशन। और अगर फ्रॉग के बारे में बात करें या इंसानों के बारे में बात करें, फ्रॉग के बारे में बात करें या ह्यूमंस के बारे में बात करें, तो उनमें क्या होता है कि जिस रास्ते से एयर आती है उसी रास्ते से वापस जाती है। इसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ 5% ऑक्सीजन जो है वो एब्जॉर्ब होती है। और फ्रॉग में तो मसला ही कुछ और है, क्योंकि उसके अंदर पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग होती है, तो जब तक वो हाई प्रेशर बक्कल कैविटी में अप्लाई नहीं करेगा उस वक्त तक तो हवा लंग्स में जाएगी नहीं, ठीक है। तो इसीलिए आपके पास जो फ्रॉग है उसके अंदर आपको क्या मिलेगी, फ्रॉग और इंसानों में आपको मिलेगी इनकम्प्लीट वेंटिलेशन। परिंदे बहुत ऊंची फ्लाइट करते हैं, ठीक है। परिंदे जो है वो बहुत ज्यादा ऊंची फ्लाइट करते हैं, तो जरूरत इस बात की है कि वो थके नहीं, ठीक है। जरूरत इस बात की है कि वो जो है वो थके नहीं। तो उन्हें थकने से रोकने के लिए कुदरत ने उनको ऐसा रिस्पिरेटरी सिस्टम दिया है कि वो जो है यूनिडायरेक्शनल फ्लो की वजह से कंप्लीट वेंटिलेशन शो करते हैं, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन या एयर जो है वो शो करते हैं, ठीक है। करें, नोट करें इसको।
चलें, इसके बाद आइए फर्दर। नेक्स्ट टू इट इज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के बारे में आपसे बात कर रहा हूं। देखिए, सारे कान खोल के सुन लें कि पौधा जो है वो हर वक्त रिस्पायर कर रहे हैं, 24 आवर्स जो है वो रिस्पायर कर रहे हैं। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब 24 घंटे रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन कहां से आ रही है? चौबीस घंटे रिस्पायरेशन में उसके अंदर ऑक्सीजन आ रही है स्टोमेटा के जरिए। ठीक है, 24 घंटे उसमें ऑक्सीजन जो आ रही है वो कहां से आ रही है? स्टोमेटा के जरिए आ रही है। और अगर बात की जाए फोटोसिंथेसिस के अंदर जो ऑक्सीजन रिलीज होती है, वो ऑक्सीजन जो है आपके पास फाइनली वो ऑक्सीजन फाइनली जो है वो आपके पास वो भी रिस्पायरेशन में हेल्पफुल होती है। ठीक है, वो भी रिस्पायरेशन में हेल्पफुल होती है। और किसी के जहन में ये बात आए कि सर रात के वक्त तो स्टोमेटा बंद होते हैं तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? तो पौधे के अंदर और भी ओपनिंग्स होती हैं, हाइड्रोथोडल ओपनिंग्स वगैरह होती हैं, जिसके जरिए ऑक्सीजन जो है वो आ सकती है। ठीक है, ऑक्सीजन जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं भी आएगी तो उसके पास एयर स्पेसेस इतनी होती हैं पत्तों के अंदर कि वो उसके अंदर रिटेन रह जाएगी। सुबह जब फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो उसमें इस्तेमाल हो जाएगी। पौधे के अंदर पत्ते जो है वो दरअसल ऑर्गन्स कंसीडर किए जाते हैं। याद रखिए, लीव्स आर ऑर्गन्स ऑफ अ प्लांट। ठीक है, तो आप इसको रिस्पायरेटरी ऑर्गन का भी नाम दे सकते हैं। दिस इज एक्चुअली अ रिस्पायरेटरी ऑर्गन। ठीक है, ये एक अदद आपके पास क्या है? एक अदद आपके पास रिस्पायरेटरी ऑर्गन भी है। चलें, अच्छा, इस चैप्टर के अंदर फोटो रिस्पायरेशन वगैरह की भी बात की गई है। एल्सा जरा हैंड रेस करना। यस सर। अच्छा, अभी तक हमने कौन कौन से चैप्टर्स पढ़े ये बताओ। तो सेल पढ़े हमने, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स वाला पढ़े, वायरस पढ़े। ढंग से बताओ, सीक्वेंस से बताओ, जिस जो सीक्वेंस हमने पढ़ा है। सेल के बाद क्या पढ़ा है? सेल के बाद सर हमने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स पढ़े, फिर वायरस, फिर एंजाइम्स पढ़ा है। यस एंजाइम्स सर, के बाद कौन सा पढ़ा है? किंगडम प्रोकैरियोट। हाँ, किंगडम प्रोकैरियोट ही पढ़ा है। फिर आगे वैरायटी ऑफ लाइफ पढ़ा है सर उससे पहले। वैरायटी ऑफ लाइव्स पढ़े। फिर किंगडम प्रोटोक्टिस्टा पढ़ा है। यस सर। किंगडम प्रोटोक्टिस्टा के बाद किंगडम फंजाई पढ़ा है, और फिर फंजाई लाइक प्रोटोक्टिस पढ़ा है। उसके बाद क्या पढ़ा है? सर हमने किंगडम एनिमेलिया पढ़ा है और फंजाई लाइक प्रोटोक्टिस। ठीक है, किंगडम एनिमल लाइक। एनिमेलिया पढ़ा है। एनिमेलिया के बाद क्या पढ़ा है? सर ये अभी गैसियस एक्सचेंज वाला पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम मूव करेंगे अब नेक्स्ट चैप्टर जो है। अब मुझे बताओ, इस चैप्टर में फोटो रिस्पायरेशन, आप भाई बायोएनर्जेटिक चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें आप पढ़ेंगे फोटो रिस्पायरेशन। हाँ, अब बताओ इस चैप्टर में और क्या रहता है? सर इस चैप्टर में हमने कॉकरोच का रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं पढ़ा अभी। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? माइक ऑन रखना अपना, ओके सर। माइक ऑन रखना, स्क्रीन पे देखती जाओ बस। टेन पेयर्स ऑफ स्पाइरिकल्स।
10 पेयर्स ऑफ स्पाइरिकल्स, ये स्पाइरिकल्स, इससे ये ट्रैकिया का सिस्टम निकल रहा है, ये नहीं पढ़ा? ये सब पढ़ा है। तुम्हें हो क्या जाता है, मुझे ये समझ नहीं आता। सर आपने उस टाइम इंसेक्ट्स का नाम लेके पढ़ाया था तो सर रिमाइंड नहीं हुआ। या मेरे माले, पूरा फाइलम पढ़ा दिया, कॉकरोच को आप इंसेक्ट में ही शामिल नहीं करती। या अल्लाह, क्या क्या करूं, क्या हिस्सा तुम्हारा, क्या सजा दूं? सॉरी सर, सॉरी सर। अब तुम रात के खाने से पहले 2 गिलास पानी ज्यादा पीना तुम्हारी सजा है, ठीक है? ओके सर। चलो ठीक है, ओके। कॉकरोच यानी इंसेक्ट में नहीं आता मेरे ख्याल से, तो फिर घर में मुर्गियों को फारिग करके कॉकरोच को पाल लेना चाहिए, फिर वहीं आएगा। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं आपसे फर्दर। ये हो गई बात आपसे चैप्टर गैशियर एक्सचेंज के बारे में। देखें बेटा, आपने अभी गैशियर एक्सचेंज पढ़ा है, समझ लें कि आप सेलुलर रिस्पायरेशन का जो मेजर टॉपिक है वो अगले चैप्टर में आएगा, बायोएनर्जेटिक के अंदर आएगा। मैं अब आपसे जिस नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करने जा रहा हूं वो आपके जो है वो बायोएनर्जेटिक्स के बारे में बात करने जा रहा हूं। देखिए इंशाल्लाह ये है कि आपको सबको एक छोटी सी ब्रीफ कर दूं, कोई अगर अलर्ट नहीं है या जो भी है, नेशनल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट कंडक्ट हुआ कुछ दिनों पहले। उसकी जितनी भी ऑलमोस्ट क्लासेस हुई हैं 95% वो हमने ऑनलाइन क्लासेस दी थी, उसका टेस्ट हुआ और अब वो बच्चे एडमिशन्स की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। ठीक है, एडमिशन्स की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। बीच में कोरोना आया हुआ था, 95% उसकी ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं कोरोना के दरमियान। इसी तरह लास्ट ईयर जो एनएडी के बच्चों ने जो है वो ऑनलाइन क्लासेस ली कोरोना के दौरान, और फिर वो एनएडी में जाके एडमिशन होकर उनकी क्लासेस भी शुरू हो गई हैं। मैं आपको एक बात समझाना ही चाहता हूँ, कोई किसी सूरत भी डाउट ना रखे, ठीक है, कि जो भी आपका एजुकेशन सिस्टम है वो डिरेल होने जा रहा है। इंशाल्लाह वी होप सो कि अभी जब लॉकडाउन खत्म होगा तो होपफुली आपके मिड टर्म होंगे, और आप ये जो जितने भी आपके चैप्टर्स हो रहे हैं आमतौर पे पहले होते रहे दिसंबर में मिड टर्म्स। इंशाल्लाह ये होगा कि आप एक्सपेक्ट करें कि जनवरी में आपके मिड टर्म होंगे। मैं आपसे ये कह रहा हूँ अपनी लर्निंग अप टू मार्क रखें, ठीक है? आप अपनी सारी लर्निंग वगैरह जो है वो अप टू मार्क रखें। जो लोग पहले ऑनलाइन क्लासेस करके समझ रहे थे कि वो कोरोना का फायदा उठा लेंगे और फिर मेडिकल कॉलेज एडमिशन टेस्ट में उनको फेवर मिल जाएगा, कर ही नहीं सकते ना। मैं आपको बता रहा हूँ कोई ऑप्शन ही नहीं। आप मुझे एक बात बताएं, 10,000 लोग खड़े हुए, अब 10,000 लोग जो है उनको एडमिशन देने 1,000 को, तो वो कैसे देंगे एडमिशन? मुझे बताइए, बगैर टेस्ट के दे देंगे क्या एडमिशन? तो बेटा सारे सुन लीजिए कि किसी सूरत भी आपको मेडिकल कॉलेज में कोई भी आपको लीनियंसी, कोई एडवांटेज नहीं मिलने वाला किसी जगह पे, ठीक है? और ये जो कतरा कतरा करके आपको नॉलेज मिल रही है ना, बराए मेहरबानी जरा इसको सही से कर लें, ठीक है? मैं ये बातें अभी अगले चैप्टर के शुरू में इसलिए कह रहा हूँ कि अगला चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप करना शुरू करेंगे ना तो खुद आपको समझ में आ जाएगा कि कहते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और कितनी ज्यादा जो है वो तरीके से आपको उसको करना होगा, ठीक है? चले, तो ये आपके पास गैशियर एक्सचेंज के बारे में बात हुई। अगले चैप्टर के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ, और वो अगला चैप्टर है आपके पास, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगला चैप्टर है आपके पास बायो एनर्जेटिक। ठीक है, अगला चैप्टर है आपके पास बायो एनर्जेटिक्स। देखिए बायो एनर्जेटिक्स के अंदर 2 मेजर पार्ट्स आपको मिलेंगे। ये पूरा चैप्टर आपके पास बॉटनी के अंदर आता है। एक मेजर पार्ट आपको उसके अंदर मिलेगा फोटोसिंथेसिस, और दूसरा मेजर पार्ट आपको मिलेगा इसके अंदर रिस्पायरेशन।
ठीक है, तो वन इज फोटोसिंथेसिस एंड द अदर इज रेस्पिरेशन। सबसे पहले इंशाल्लाह हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में, ठीक है, बहुत डिटेल में बात करेंगे। और हर साल मिड टर्म में ये चैप्टर शामिल होता है, ठीक है। तो आप समझ लें कि हम अपने मिड टर्म का जो सिलेबस है उसके कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, उसके कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं कि अपना मिड टर्म का सिलेबस, आपके टोटल 14 चैप्टर्स हैं। एक बात याद रखिएगा, हर साल मिड टर्म में 11 चैप्टर्स कम से कम आते हैं, 11 से 12 चैप्टर आते हैं हर साल, तो उसमें ये चैप्टर भी शामिल होता है, ठीक है। किसी के जहन में ऐसा वो जो 3 चैप्टर रह जाते हैं, वो जब एनुअल होने तक वो 3 चैप्टर क्योंकि बड़े होते हैं तो वो उनको करना भी मुश्किल होता है, ठीक है। अच्छा, फोटोसिंथेसिस समझाने के लिए सबसे पहले मैं आपको क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर रिवाइज करवा रहा हूँ। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर आप में से कोई मुझे रिवाइज करवा दे जरा जल्दी से, कौन रिवाइज करवाएगा? हाँ बेटा बोलो। यस सर। सर क्लोरोप्लास्ट में थाइलाकोइड्स मौजूद होते हैं, और ग्रैनम, बोलती जाओ। अच्छा, मैं जो और सर बनाता उसमें जाऊंगा स्टोमा अपनी होगा। स्क्रीन अपनी स्क्रीन पे देखती जाओ, बताओ मैंने क्या बनाया है, इसको क्या लेबल करूं? ग्रैनम, ग्रैनम। शाबाश। इस एक प्लेट को क्या लेबल करूं? थाइलाकोइड। शाबाश, दिस इज थाइलाकोइड। अच्छा, अब इस जैसे आपको बहुत सारे पिलर्स मिलेंगे इसके अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर बहुत सारे आपको पिलर्स मिलेंगे, तो ये पिलर्स कहला रहे हैं ग्रेनम। ये ग्रेनम आपस में कनेक्टेड होते हैं, इसका नाम बताओगे किसके जरिए कनेक्टेड होते हैं? अच्छा, ये जो थाइलाकोइड, थाइलाकोइडल। नहीं, ये दरमियान में जो स्पेस है इसमें क्या चीज होती है? स्टोमा। ठीक है, दिस इज स्ट्रोमा। और जो दोनों ग्रेनम के दरमियान जगह आपको नजर आ रही है, ये कहलाती है स्ट्रोमल थाइलाकोइड, ठीक है। दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड स्ट्रोमल थाइलाकोइड। और सर ग्रैनम में फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 भी होता है। हाँ, अभी बात करते हैं। और इसकी आपको मेम्ब्रेन आपको पता है डबल मेम्ब्रेन होती है, तो ये दिस इज एक्चुअली व्हाट? दिस इज एक्चुअली डबल मेम्ब्रेन। तो ये आपके पास क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। चलें, अभी बाकी पूछते हैं इल्सा से। आप सारे लोग जरा फिलहाल इसको कॉपी करें, 1 मिनट दे लो, फिर थाइलाकोइड का स्ट्रक्चर भी पूछते हैं उनसे। चलें, इसके बाद आइए थाइलाकोइड का स्ट्रक्चर बता देता हूँ। देखें, थाइलाकोइड जो है उसकी एक सिंगल प्लेट जो है ये कहलाती है थाइलाकोइड। अच्छा, थाइलाकोइड में आपने क्या बताया क्या मौजूद होते हैं? सर फोटो फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2। फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 मौजूद होते हैं, ठीक है। ये मैंने बना दिए फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। शाबाश। अब क्या बताओगी और क्या होता है सर थाइलाकोइड में? इसमें फोटोसिस्टम 1 में आई थिंक क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है।
दोनों में क्लोरोफिल होता है। और कुछ बताओगे थाइलाकॉइड के हवाले से? चलें मैं बता दूं आगे। गुड। अच्छा, इसके बाद बेटा सुन लीजिए कि यहाँ पे आपको मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स मिले। देखिए, एक इलेक्ट्रॉन कैरियर ये रहा, 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 और फिर उसके बाद ये 3 इलेक्ट्रॉन कैरियर्स ये रहे, और फिर एक इलेक्ट्रॉन कैरियर ये सबसे आखिर में मौजूद। इसके नाम लिख रहा हूं बारी बारी। इलेक्ट्रॉन कैरियर्स में आपके पास ये वाला जो इलेक्ट्रॉन कैरियर है उसको हम नाम देते हैं फियोफाइटिन। दिस इज फियोफाइटिन। इसको हम कहते हैं प्लास्टोक्वेनन, QA एंड QB। इसको हम नाम देते हैं साइटोक्रोम B एंड F कॉम्प्लेक्स। इसको हम नाम देते हैं प्लास्टोसायानिन। फिर ये जो नीचे 3 मौजूद हैं इसको कहते हैं हम आयरन सल्फाइड। FeS का मतलब है आयरन सल्फाइड। और ये सबसे आखिरी कैरियर मौजूद है, इसको हम नाम देते हैं फेरिडोक्साइड। कर लें, नोट कर लें। अगली 2 से 3 क्लासों में इंशाल्लाह ये नाम बार बार रिपीट होंगे कि आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, अगर बिलफर्ज 2 नाम भी आज याद होते हैं तो काफी हैं। ठीक है, ये नाम आप लोग ध्यान में रख लें, लेकिन अभी कोशिश करेंगे अभी याद हो जाए। जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स मैंने बताए हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के नाम आपको याद हो जाएं। अगली 2 से 3 क्लासों में मुझे ये बार बार लिखने होंगे। ठीक है, तब कहीं जाके आपको याद हो जाए इंशाल्लाह। कोई सवाल करना है तो पूछ लें। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। डेली सबने पढ़ के आना है, कोई मिस ना करे बिल्कुल भी। और कोई स्टूडेंट अगर फर्स्ट ईयर में ये मिस करता है तो याद रखिए उसकी पूरी फर्स्ट ईयर डिस्टर्ब रहती है।